बेटा हम पढ़ रहे थे मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर रेट ला एंड रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर रेट ला और रेट कांस्टेंट, ये मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट ला मेथड एंड इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ मेथड। तो फोर्थ है इसमें हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ टाइम कितना होता है बेटा? जितने टाइम में रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी हो, हाफ बच जाए, उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ मेथड। इस हाफ लाइफ मेथड के दो आगे सब मेथड है। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू पुट करके देखेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और दूसरा इसमें है ग्राफिकल मेथड। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट आपका ये ए है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है इसमें ग्राफिकल मेथड। तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पहले ए है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? वैल्यू पुट करके देखेंगे। कैसे? देखो एक बार समझो। सपोज ये ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। अब क्या देखा जाएगा? सपोज मान लिया इसकी कंसंट्रेशन में बता देता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन सपोज 4 मोलर है। एम का मतलब क्या है? मोलर। तो मैं लिख देता हूं 4 मोलर कंसंट्रेशन है। जब इसकी 4 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या किया गया कि 4 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन पे ए रिएक्टेंट का हाफ लाइफ देखा गया। यानी कि 4 मोलर कंसंट्रेशन लेके रिएक्टेंट ए की इसकी हाफ लाइफ टाइम देखी कितनी आई। फिर जैसे कंसंट्रेशन ले ली 1 मोलर और फिर इसकी हाफ लाइफ टाइम देखी। यानी कि क्या बता रहा हूं कि ये रिएक्टेंट ए है, इसकी दो अलग अलग कंसंट्रेशन है। 4 मोलर पे देखा कि इसकी हाफ लाइफ क्या है, यानी कि 4 मोलर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की। तो इस दौरान जो ये 4 मोलर ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है, इससे हाफ लाइफ कितना आएगा। फिर जैसे 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके इसकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, फिर देखा हाफ लाइफ कितना आया। इनकी वैल्यू से फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। देखो अब मैंने आपको हाफ लाइफ का फार्मूला भी बता रखा है। हाफ लाइफ का क्या फार्मूला होता है बेटा? हाफ लाइफ का आपको ये फार्मूला बताया है, T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n। ये आपको फार्मूला बता रखा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, ये पावर में यहाँ चेंज कर दूंगा n-1। ये फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूले में से आप कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ से n निकाल लेंगे। और n यहाँ क्या है? ये n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नोट में अब सुन लो भाई, क्या करना है आपको? किसी रिएक्टेंट की दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेके उनका हाफ लाइफ देख लो और वहां से ऑर्डर निकाल लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ए रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे बताया था पीछे 4 मोलर और 1 मोलर, कोई रिएक्टेंट लेके 2 डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन उनकी लेके फाइंड आउट देयर हाफ लाइफ। उनकी हाफ लाइफ डिटरमाइन करो और वहां से आप क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे मैं ये कहूँगा कि कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल गया, इसकी C1 कंसंट्रेशन पे जो हाफ लाइफ बनेगी, C1 कंसंट्रेशन है, इसकी हाफ लाइफ बनेगी T1/2। फर्स्ट इसकी हाफ लाइफ बनेगी C1 कंसंट्रेशन पे, और जैसे C2 कंसंट्रेशन पे इसकी हाफ लाइफ बन जाती है जैसे सेकंड हाफ लाइफ नहीं, क्योंकि C2 कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ उसको मैं 2 बोल रहा हूँ। तो अब सपोज ये रिएक्टेंट आपने R मानना है, तो इसको जैसे A से मानोगे तो A से ले लो ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। ये A कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदलता है, तो C1 कंसंट्रेशन है T1 टाइम पे और C2 कंसंट्रेशन है T2 टाइम पे, और T1/2 क्या है? इसका हाफ लाइफ है। तो अब यहाँ से आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो। तो जैसे मैं कहूँगा, जैसे मैं लिख सकता हूँ
T1/2 हाफ लाइफ, जैसे मैंने ये कह दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब फर्स्ट है ना, उस दौरान इसकी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0, और A0 मैं इसको ऐसे लिखूँगा T1/2 फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0, इसकी कंसंट्रेशन जैसे मैंने कह दी फर्स्ट, और इसकी पावर है n-1। ऐसे ही T1/2 यानी कि दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेके उनकी हाफ लाइफ निकाल रखी है, तो 1/A0 सेकेंड n-1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T1/2 फर्स्ट, जैसे दो इक्वेशन बना ली मैंने, और T1/2 सेकेंड, कंपेयर किया जा रहा है इनको। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखो T1/2 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मैं K लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/A0। ये K ध्यान रखना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दिस K इज नॉट रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना, K रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट, तो ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डेट इज इक्वल टू K। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A0 टू n-1 बाय K A0 1 n-1। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया यहाँ से A0 2 बाई A0 1। देखो पावर यहाँ भी n-1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे n-1। तो मेरे को ये n निकालना है, n क्या है, ऑर्डर है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके हम दोनों तरफ क्या ले लें, लॉगरिथम ले लें। तो मैं लिखूँगा लॉगरिथम ऑफ T1/2 फर्स्ट, और ये बाय में है तो माइनस में चलाएगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ T1/2 सेकेंड, डेट इज इक्वल टू, इसका लॉगरिथम लेना है, पावर आगे आ जाएगी n-1 लॉगरिथम ऑफ, इसको लिखोगे आप लॉगरिथम ऑफ A0 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ A0 1, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। यानी कि इसके माइनस ये n-1, ये पावर आगे n-1 लॉगरिथम A0 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ, अब मेरे को ये निकालना है, n निकालना है। देखो ये माइनस है, 1 क्या है, माइनस का है, तो उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर है तो आगे प्लस का हो गया 1 प्लस, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये पूरी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगी तो इसमें डिवाइड में आ जाएगी। तो ये माइनस का 1 है तो इधर आ गया तो +1, तो लॉगरिथम ऑफ T1/2, इसको मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, जगह कम रहेगी बेटा, नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दोबारा लिख के बता देता हूँ जो पिछले पेज पे लिखा था, लॉगरिथम ऑफ T1/2 फर्स्ट माइनस लॉगरिथम ऑफ T1/2 सेकेंड, डेट इज इक्वल टू n-1, और लॉगरिथम ऑफ A0 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ A0 फर्स्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं। मेरे को ये निकालना है n ऑर्डर, ये माइनस का 1 है उधर गया तो बेटा +1 हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिखूँगा n इज इक्वल टू 1 प्लस, इसके साथ जो है ना ये 1 प्लस का हो गया, 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ T1/2 हाफ लाइफ, जैसे पहली बात है, माइनस लॉगरिथम ऑफ T1/2 सेकेंड, बाय में ये चीज़ इधर आ गई डिवाइड में, लॉग, इसको यहाँ लिखो n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ T1/2 फर्स्ट माइनस लॉगरिथम ऑफ T1/2 सेकेंड, बाय में ये वैल्यू लॉगरिथम ऑफ A0 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ A0 1। बेटा आप सिर्फ ये फार्मूला भी याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो सारे पीछे जो डेरिवेशन मैंने बताई है, यानी कि ये फार्मूला याद कर लेना,
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे वाली कोई जरूरी नहीं कि आपको ये फार्मूला ध्यान हो। एन क्या है यहाँ पे, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। T1/2 क्या है, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट, यानी कि दो अलग 1 और 2 क्यों लिखा है, जैसे बताया था आपको रिएक्टेंट की दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेके उनका हाफ लाइफ निकाल लो। ये दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन है, उनके दो अलग अलग हाफ लाइफ है, यानी कि एक इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी, एक इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, उन दोनों का ये हाफ लाइफ है। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू पुट करके आपको निकालना है। दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल जैसे आपको बताया था बेटा, न्यूमेरिकल इनिशियल रेट लॉ मेथड से आते हैं, उसके न्यूमेरिकल मैंने कराए भी। तो ग्राफ प्लॉट करके हम बता सकते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो हाफ लाइफ टाइम हम कैसे लिखते हैं, मैंने अभी उससे पहले भी बताया इसमें, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 और n-1, ऐसे हम हाफ लाइफ टाइम लिखते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे k यहाँ पे ध्यान रखना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट नहीं, 1/A0 n-1 ये है जैसे भाई। तो अब क्या करेंगे, आप अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करके देखो। जैसे मैं अगर कहूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी कि वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1 नहीं पुट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, T1/2 हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू k। देखो यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे बेटा तो 0 - 1 क्या हो गया, -1, इसको ऊपर लेके तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A0। यानी कि आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो, हाफ लाइफ टाइम क्या शुरू की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ग्राफ अगर प्लॉट करते हो हाफ लाइफ टाइम, ये जीरो ऑर्डर के लिए है और किसके बीच में, A0 के बीच में, तो एक लीनियर ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से शुरू होता है। और स्लोप की क्या वैल्यू होगी बेटा, स्लोप किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। तो हाफ लाइफ टाइम और अगर शुरू की कंसंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो कैसा ग्राफ आया, लीनियर, जिसमें स्लोप की क्या वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है k। अब ग्राफ नहीं बनाते y = mx, इस तरह का ग्राफ है ये। दूसरा है कि अगर आपके पास ये तो जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का इस तरह का ग्राफ आएगा, ग्राफ को देख के बताना है कि ये जीरो ऑर्डर की है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करना भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0, और किसी की पावर 0 है तो कितना वैल्यू, 1। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जो T1/2 है डेट इज इक्वल टू k A0 की पावर 0। तो भाई ये रिएक्शन अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है तो आप देखोगे हाफ लाइफ टाइम शुरू की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पहले बताया आपको, ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो शुरू की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो बेटा एक बार देख के बताना इसको, क्या हाफ लाइफ टाइम इस पे डिपेंड करती है। देखो A0 की पावर कितनी है, 0, यानी कि हाफ लाइफ टाइम इस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो एक पैरेलल लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू दी कंसंट्रेशन एक्सिस। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा, हाफ लाइफ और शुरू की कंसंट्रेशन में। और ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन, इस तरह का ग्राफ आएगा लीनियर, जिसमें स्लोप की क्या वैल्यू होगी, k के इक्वल होगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यही चीज़ मैं आगे नोट में लिख देता हूँ। ये पहले भी आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन की रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर की बात है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 1/n किसी भी फ्रैक्शन ऑर्डर है, तो यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ मैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये है जी। अब आपका ये मेथड हो गया आपका हाफ लाइफ मेथड। उसके बाद पांचवा मेथड आपके पास ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड।
ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। देखो इसमें क्या करना है आपको, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो ना तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, जैसे ए रिएक्टेंट है, कोई बी रिएक्टेंट है या सी रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर चेंज इनटू प्रोडक्ट। जैसे मैंने कह दिया कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, इसका बी है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी हो जाता है। तो हम ये कहेंगे इसमें आइसोलेशन मेथड में क्या देखा जाता है कि जैसे ए बी सी यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है, ए बी सी आपके पास 3 रिएक्टेंट है। आप क्या करोगे, इन तीनों में से एक की कंसंट्रेशन तो रखोगे कम और जो बाकी 2 रिएक्टेंट है ना उनकी कंसंट्रेशन रखोगे बहुत ज़्यादा। सपोज मैं ये कह रहा हूँ बी और सी की कंसंट्रेशन वेरी हाई और ये जो ए है इसकी कंसंट्रेशन हम रखेंगे लो। अब देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना किस पे डिपेंड करता है, आप पहले भी पढ़ के आए हो, मैकेनिज्म पढ़ के आए हो रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन लो कंसंट्रेशन वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि ए बी सी 3 रिएक्टेंट ले लिए, तीनों में से आप क्या करो, किन्हीं भी 2 रिएक्टेंट की वैल्यू, जैसे एग्जांपल लिए 3, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों में से ए बी सी में से एक ही कंसंट्रेशन लो रख के इनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सोच के बताना। रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा उस रिएक्टेंट के ऊपर जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन ए। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि मैं ऑर्डर निकाल लूँगा यहाँ से, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर मैं क्या करूँगा दूसरे स्टेप में, जैसे ये ए बी सी है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने किया भाई ए और सी की कंसंट्रेशन, ए और सी की कंसंट्रेशन तो रखी ज़्यादा, और जो बी है ये बी जो है इसकी कंसंट्रेशन रखी लो। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बी पे। यानी कि ऑर्डर यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ऑर्डर आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर हमने क्या किया, जैसे 3 रिएक्टेंट है ए बी सी, ए और बी की कंसंट्रेशन तो रखी ज़्यादा और सी की कंसंट्रेशन रखी लो, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा। तो अब ऑर्डर आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। यानी कि बेटा कंक्लूजन ये है, 3 रिएक्टेंट जैसे दे रखे ना, कोई भी 2 रिएक्टेंट की आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा करके एक की कम करके वहाँ से उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो जिसकी कंसंट्रेशन कम रखी है। जैसे पहले ए की कंसंट्रेशन कम करी तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा, फिर बी की कंसंट्रेशन उन्हें लो रखी तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा, सी की कंसंट्रेशन लो रखी तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। यानी तीनों रिएक्टेंट जो हैं, तीनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपने क्या निकाल लिया, ऑर्डर यहाँ से निकाल दिया, और तीनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया। फिर तो हम रेट ला निकाल सकते हैं। जैसे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कह रहा हूँ मैं कि अल्फ़ा आ गया, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जैसे कि बीटा आ गया भाई, और सी के रिस्पेक्ट में जैसे ऑर्डर आ गया गामा। तो मैं रेट ला लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट था इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा, बी रिएक्टेंट था इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा, और सी रिएक्टेंट था इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर गामा। और ओवरऑल ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। फिर ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि जितने भी एक्सपोनेंट या पावर होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपके 5 मेथड हो गए। बोर्ड एग्जाम में आपको इनिशियल रेट मेथड से या हाफ लाइफ टाइम से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो कराए थे इनिशियल रेट मेथड से न्यूमेरिकल आते हैं। किस तरह के आते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे। जो ये टॉपिक है इसकी डेफिनेशन आप याद रखना, जो टॉपिक मैं कराऊंगा विद एग्जांपल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो सूडो का क्या मतलब होता है बेटा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। देखो इसमें एक बार कंसेप्ट को समझो। जैसे मैंने कह दिया कि ए और बी कोई 2 रिएक्टेंट हैं और ये जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं।
अब देखो, अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, तो मैं रेट लॉ इसका कैसा लिखूंगा? रेट लॉ में इसका लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, ऐसे मैं लिखूंगा। यानी कि इसकी भी पावर 1 है यहाँ पे और इसकी भी पावर 1 है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब देखो भाई, इन दोनों में से अगर एक रिएक्टेंट की अमाउंट में ज़्यादा ले लूँ, या तो ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दूँ या बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दूँ, तो इससे पहले वाले टॉपिक में ही बताया, जैसे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में, इन दोनों में से अगर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? बी पे, ए पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन उस पे डिपेंड नहीं करता जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। किस पे डिपेंड करेगा? उस पे जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई ए या बी में से, फ्रॉम ए और बी, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एक अगर ज़्यादा अमाउंट में है, देन आप क्या कहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? उस रिएक्टेंट पे जिसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी। और ध्यान रखना भाई, सॉल्वेंट जब होगा ना, सॉल्वेंट हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे वाटर यूज़ कर लिया और कोई सॉल्वेंट यूज़ कर लिया हमने, तो वो सॉल्वेंट एक्सेस में अगर रहेगा ना, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ही हम कांस्टेंट कह देंगे। दूसरा जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बी रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। दिखने में तो आपको कैसी लग रही है? ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन दोनों में से एक की कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, तो जिसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लेंगे उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? जिसकी कंसंट्रेशन लेस अमाउंट में होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में जो कि वास्तविक तौर पे आप कहो, वास्तविक तौर पे ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, बट कब फर्स्ट ऑर्डर की बनी? जब आपने कंडीशन बदल दी हो। क्या कंडीशन बदल दी? एक रिएक्टेंट आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल लेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे दोज रिएक्शंस विच आर नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वास्तविक तौर पे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की थोड़ी थी, जब आपने कंडीशन बनाई तब ये फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। तो दोज रिएक्शन विच आर नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट under some condition reaction becomes first order। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल देखेंगे भाई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जैसे हाइड्रोलाइसिस में कह रहा हूँ इथाइल एसीटेट की, एस्टर है बेटा ये। इथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर। और एस्टर क्या होते हैं? आप पढ़ के आए हो बड़ी लोअर क्लासेस से, RCOR क्या होते हैं बेटा? एस्टर। और हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये जैसे आपके पास इथाइल एसीटेट है, देखो ये ग्रुप हो गया RCOOR। तो सबसे पहले इस R का नाम लिखते हैं हम, 10वीं क्लास में नाम रखना सीख के आए। तो ये इथाइल ग्रुप है और ये 2 कार्बन वाला क्या हो गया? एसीटेट। तो इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा और एसिड की प्रेजेंस में,
H प्लस आयन का क्या मतलब है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा एसिटिक एसिड और एक बनाएगा इथेनॉल। अब देखो ये रिएक्टेंट आप देख रहे हो कि जो ये रिएक्शन मैंने लिख दी, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है ये बाई मोलिकुलर है, क्योंकि 2 मोलिक्यूल हैं रिएक्शन में। ये रिएक्शन बाई मोलिकुलर है एंड फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो मैंने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी आपको करवा रखा है, ऑर्डर भी करवा रखा है डेफिनेशन में। दोनों में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में आपको डिफरेंस भी कराया था। ये रिएक्शन बाई मोलिकुलर है, इन दोनों में ये दोनों मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये वाटर ले रखा है ना, ये वाटर यहाँ पे एक्सेस में ले रखा है। एक्सेस में अगर ले रखा तो आप बताना क्या इसके वाटर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखा जाए, इस रिएक्शन का हम रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, इसी पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इथाइल एसीटेट पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट बाई मोलिकुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखोगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम। अब देखो बेटा सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये है सुक्रोज। और अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है एसिडिक मीडियम में, H प्लस आयन का क्या मतलब है, एसिडिक मीडियम, तो ये हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है और एक इसमें बनता है फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, C6H12O6 C6H12O6, तो ये फ्रुक्टोज बनी। अब आप देख रहे हो कि जो ये रिएक्शन है, आप देखोगे कि इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में है, तो क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो रेट लॉ में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, रेट लॉ में हम सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा C12H22O11। आप देखोगे कि वाटर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये, अब देखो वास्तविक तौर पे ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, बट इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ले ली, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन गई। कब? जब एक रिएक्टेंट आपने ज़्यादा अमाउंट में इसमें यूज़ कर लिया, तो ये बनी है। एक्चुअली तो नहीं थी, एक्चुअली तो ये सेकंड ऑर्डर की थी, बट जब कंडीशन आपने बदल दी, कैसी कंडीशन, एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में आपने यूज़ कर लिया, तो ये थी बेटा हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। हम पढ़ेंगे, डिसइंटीग्रेशन को डीके भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक दो बेसिक सी बातें बताऊंगा। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ना, सम एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, एमिट रेडिएशंस। कुछ एलिमेंट रेडिएशन एमिट्स करते हैं। कौन से रेडिएशंस में क्या होगा, जैसे अल्फा, बीटा और ये गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन या पार्टिकल्स हम बोल देंगे। तो ये जो फिनोमिना है या जो प्रोसेस फिनोमिना है जिसमें कोई एलिमेंट रेडिएशंस या ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट ऐसा करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपने यूरेनियम सुना होगा, थोरियम सुना होगा कि ये अपने अंदर से
रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो भी ऐसा करेंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा? फिनोमिना इन विच एलिमेंट्स एमिट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि रेडिएशन से एमिट करते हैं। और जो एलिमेंट्स ऐसा करेंगे, जो एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूं कि दोज एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशंस, ये जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोल देंगे। अब देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है बेटा, रेडियो एक्टिविटी जो है ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल मतलब नेचर अपने आप में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, पार्टिकल्स एमिट करते हैं। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? वो ऐसा करेंगे नहीं, हम उनको बना सकते हैं रेडियो एक्टिव। तो नेचुरल में क्या देखोगे कि नेचुरल मीन्स अपने आप ही, जैसे कुछ एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा यूरेनियम, थोरियम है, ये एलिमेंट्स अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होगा? आर्टिफिशियल में क्या है जी, कुछ कोई एलिमेंट है, सपोज ये कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स एलिमेंट की बोम्बार्डमेंट कराएंगे। बोम्बार्डमेंट का मतलब क्या है? कोलिजन कराएंगे इस एक्स एलिमेंट की, किसके साथ? जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं आपका, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के साथ बोम्बार्डमेंट करवा के इस एक्स एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। ये किस में बदल जाएगा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में बदल जाएगा। यानी कि ये खुद रेडियो एक्टिव नहीं था, कोई एक्स एलिमेंट है, हमने क्या करा, बोम्बार्डमेंट कराई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के साथ, तो ये एक्स एलिमेंट कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, जैसे एग्जाम्पल है नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है। यूरेनियम के बाद वाले यूरेनियम से ही बनाए गए, आर्टिफिशियल है वो। एनपी इस एलिमेंट है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है ये। प्लूटोनियम है, दीज आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखो क्या होता है, अब अगली बात पे आ जाओ, ये तो बेसिक सी बात बताई इसके बारे में। अब जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो ये रेडियो एक्टिविटी होती है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब? टूटता जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स एलिमेंट है, ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स एलिमेंट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डीके हो रहा है, डिकम्पोज होता है। तो जो ये रेडियो एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ध्यान करो जो आपको करवाई थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय ए, ये कराई है मैंने आपको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कराई थी फर्स्ट ऑर्डर की। बट यहाँ ए नॉट ओवर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट ओवर ए की जगह मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ एन नॉट ओवर एन लिखूंगा। एन नॉट क्यों लिखा? एन नॉट का क्या मतलब है जी, इसके इनिशियल एलिमेंट्स है, मतलब स्टार्टिंग में ये आपने कितना लिया है वो अमाउंट कह रहा हूँ यहाँ पे, और ये है आपके पास एन, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ एन नोट का क्या मतलब है, इनिशियल अमाउंट ऑफ एटम्स, किसके? ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इनिशियल अमाउंट में कितना था ये, और ये n क्या है आफ्टर टाइम t। देखो t टाइम के बाद ये बच जाएगा, आफ्टर टाइम t ये इसकी अमाउंट बच गई। ये तो स्टार्टिंग की अमाउंट है किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, और ये कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, वो टाइम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी हम पढ़ के आए हैं। हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता है, 0.693/k। ये डेरिवेशन भी हम पढ़ के आए हैं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेट इज इक्वल टू 0.693/k, यानी कि इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो रेडियो एक्टिविटी जो है उसका हाफ लाइफ टाइम, यहाँ कहीं इनिशियल अमाउंट लिखी है रिएक्टेंट की, देखो ये रेट कांस्टेंट लिखा है सिर्फ, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर की शुरू के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो चाहे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे। अब देखो भाई, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे। यानी कि ये कहोगे आप, बहुत लंबे टाइम तक वो डिसइंटीग्रेट होते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे वो। तो ये कहूँगा कि उनका जो डिसइंटीग्रेशन का टाइम है वो बहुत लंबा है, बहुत समय के बाद तक भी ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते। यानी मैं कहूँगा डिसइंटीग्रेशन का जो डिसइंटीग्रेशन होने का जो टाइम है वो मैं कह रहा हूँ कि इसका कितना है, इन्फिनिटी है भाई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होने का टाइम क्या है, इन्फिनिटी। बहुत लंबे समय तक भी ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते। तो यहाँ पे ना सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, एवरेज लाइफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एवरेज लाइफ की। और एवरेज लाइफ को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज लाइफ। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, देखो ये जो है ये डिसइंटीग्रेशन का रेट है जी, रेट कांस्टेंट। जितना के की वैल्यू स्लो होगी ना, जितना के की वैल्यू कम होगी, सॉरी, जितना के की वैल्यू कम होगी उतना ही एवरेज लाइफ इसका ज़्यादा होगा। के की वैल्यू कम होने का मतलब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा कोई एलिमेंट। लेसर द वैल्यू ऑफ के, स्लोअर इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अगर के की वैल्यू कम होगी तो एवरेज लाइफ उसकी ज़्यादा होगी। दोबारा समझो, रेट कांस्टेंट जितना कम होगा धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका एवरेज लाइफ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसकी जगह, क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टी हाफ लाइफ बाय 0.693, ये लिख सकता हूँ। के की वैल्यू क्या है, के को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.693 बाय हाफ लाइफ। के की वैल्यू है ना 0.693 बाय हाफ लाइफ, इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, तो के की वैल्यू पुट कर दी 0.693 बाय हाफ लाइफ। अब देखो ये है 1.1 बाय 0.693, एक को 0.693 से 693 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आई 1.44 इंटू क्या है, हाफ लाइफ। यानी कि एवरेज लाइफ अगर आपको निकालनी हो तो किसके इक्वल होगी, 1.44 इंटू T1/2। ये एवरेज लाइफ का फार्मूला बन गया। तो एवरेज लाइफ यहाँ से आप बड़ी से आसानी से इसमें निकाल सकते हो। तो इससे रिलेटेड बेटा हम न्यूमेरिकल देखेंगे अब, और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल है, जैसे बेटा ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है दी हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज कार्बन 14 का इज 5730 ईयर्स। एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। एन आर्कियोलॉजिकल, देखो जो ट्रीज होते हैं ना उनकी भी एज निकाली जा सकती है। कार्बन 12
डेटिंग से एज निकाली जा सकती है ट्रीज की या रॉक्स की भी हम निकाल सकते हैं। एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन wood that have only 80% of C14 in living tree. Estimate the age of sample. Estimate age of sample. देखो क्या है कि इसमें क्या देखना कि एक आपके पास ट्री है, एक आपके पास क्या है, ट्री है। तो बेटा आपके पास ये कि ट्री है। अब कह रहा है कि देखो कार्बन, ट्री में क्या कार्बन तो होता ही है, कार्बन तो होता ही इसमें। और कह रहा है कि ना इस ट्री की एज निकालनी है, इसकी उम्र निकालनी है। ट्रीज की एज हम निकालते हैं कैसे, रेडियो एक्टिविटी के जो फिनोमेना आपको बताया प्रोसेस, उसी से निकालते हैं। अब कह रहा है कि इस ट्री की हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिविटी की हाफ लाइफ टाइम आपको कितना बता रखा है, 5730 ईयर्स, इतने साल बता रखे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में क्या किया गया कि एक वुड है, ये पेड़ है, डेट है ओनली 80% ऑफ कार्बन, यानी कि इसमें कार्बन कितना बचा हुआ है, 80% इसमें रिमेनिंग है, 80% इसमें रिमेनिंग है। कौन सा, कार्बन C14। तो इसमें कितना परसेंट रिएक्ट हो चुका, कितना परसेंट डीके हो चुका, 20% डीके हो चुका, यानी कि 20% रिएक्शन पूरी हो चुकी इसमें। तो एस्टिमेट एज ऑफ सैंपल, इस ट्री की आपको एज निकालनी है। तो एज आप निकालोगे, पहले क्या करोगे, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम से हम क्या निकाल लें, इसका रेट कांस्टेंट निकाल लें। रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे, 0.693, क्योंकि आपको बताया है हाफ लाइफ रिएक्शन होती है ये। तो 0.693 बाय हाफ लाइफ कितना है इसका, 5730 ईयर्स, इतना है। तो ये रेट कांस्टेंट आ गया इसका। इसको जैसे यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो इसका रेट कांस्टेंट ही आ जाएगा, किस में आएगा, ईयर्स में आएगा, ईयर्स इनवर्स, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम निकालना है ना, आपको इस पेड़ की उम्र निकालनी है। तो फार्मूला ये नहीं होता 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ A0 बाई ए या N0 बाई एन लिख दो। तो टाइम निकालना है मेरे को 2.303। अच्छा, रेट कांस्टेंट यहाँ से हमने निकाल ही लिया, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। कितने आएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये आ गई भाई 0.693, ये पलट के ऊपर चला गया, तो 5730 इंटू लॉगरिथम ऑफ A0 बाई ए। A0 जैसे मैंने कह दिया स्टार्टिंग अमाउंट 100% है, फिर इसमें बचा कितना हुआ है 80%, यानी कि 20% इसमें क्या हो गया, रिएक्ट कर चुका। तो टाइम निकालना है, एज निकालनी है आपको। तो सोल्व करो भाई इसको, t इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.693 इंटू 5730 जो इसका हाफ लाइफ था। अब देखो यहाँ बच गया लॉगरिथम ऑफ 100 बाई 80 बच गया। 100 बाई 80 को कैसे लिखोगे, 5/4 लिख सकते हैं। तो इंटू लॉगरिथम ऑफ 5/4, और 5/4 कितना आया बेटा, ये आ गया आपका पास 2.303 इंटू 5730 बाई 0.693, ये आ गया लॉगरिथम ऑफ 1.25। और 1.25 की ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इस 1.25 की वैल्यू आपको गिवन होगी। दोबारा देख लो, t इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला है यहाँ से लेके आया मैं। तो 100/100 माइनस 20, क्योंकि 80% इसमें बचा हुआ है, तो कितना बच गया, 80 बच गया। तो 5/4 लिख सकते हैं इसको। 5/4 को कैसे लिखेंगे, 1.25। अब लॉगरिथम जो 1.25 की वैल्यू है ना, ये आपको दे रखी होगी बेटा, और मैं बता देता हूँ लॉगरिथम ऑफ 1.25 की जो वैल्यू है ये है 0.0969। ये वैल्यू है किसकी, लॉगरिथम ऑफ 1.25 की। तो यहाँ से टाइम आ गया मेरे पास 2.303 बाई 0.693 इंटू 5730 इंटू ये वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे जगह कम है बेटा। तो टाइम यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है, टाइम जब सोल्व करोगे इसको, ये आ गया 1845 ईयर्स, यानी कि इतना टाइम अभी भी इसका
रिमेनिंग है। तो उसके बाद कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेटा आज हमने सीखा है, एक तो कुछ 2 मेथड बच रहे थे आपके कि किसी भी रिएक्शन का रेट ला ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, जैसे कराया आपको हाफ लाइफ टाइम और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, फिर आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराई है, फिर उसके बाद आपको रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कराया है और उसका न्यूमेरिकल। आगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक तो एक्टिवेशन एनर्जी सीखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को सीखने के लिए। थैंक यू बेटा, अच्छे से तैयारी करो, जितने न्यूमेरिकल हैं स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बेस्ड उनको सारे करो। थैंक यू।